अकबर का चुराया हुआ ताज कहानी। ये कहानी अकबर और बीरबल के बीच की एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक घटना पर आधारित है, जिसमें बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी से न केवल अकबर की मदद करते हैं, बल्कि एक बहुत बड़े साजिश को भी उजागर करते हैं। ये कहानी न सिर्फ सस्पेंस से भरपूर है, बल्कि इसमें बीरबल की रणनीति और समझदारी का अद्भुत प्रदर्शन भी होता है। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और शाही दरबार में अपने दरबारियों से बातें कर रहे थे। उनके पास एक खास ताज था, जो उनके लिए बहुत ही खास था। यह ताज सिर्फ एक आभूषण नहीं था, बल्कि ये उनके राज्य और साम्राज्य की शक्ति और सम्मान का प्रतीक था। अकबर का ताज इतना कीमती था कि उसने उसे एक अलग और सुरक्षित कमरे में रखा हुआ था, जो महल के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक था। एक दिन अकबर ने सोचा कि वो इस ताज को थोड़ा और सजाकर अपने दरबार में लाकर अपने लोगों को दिखाएंगे। जब उन्होंने ताज को कमरे से निकाला, तो वो चौंक गए। ताज गायब था। कमरे में कोई भी खिड़की या दरवाजा खुला नहीं था। इसका मतलब था कि किसी ने ताज चुराया था और वो व्यक्ति महल में ही छिपा था। अकबर को बड़ा आघात पहुंचा और उन्होंने अपने सभी दरबारियों से ताज की चोरी के बारे में पूछा, लेकिन कोई भी कुछ नहीं जानता था। अब ये एक गंभीर मामला बन चुका था और अकबर को लगा कि इस घटना को जल्दी सुलझाना बहुत जरूरी है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि महल के सभी लोग, चाहे वे बड़े दरबारी हों या छोटे नौकर, सभी को जांच के लिए सामने लाया जाए। उन्होंने एक विशेष दल गठित किया जो हर व्यक्ति से पूछताछ करेगा। इस बीच अकबर के मन में कई सवाल उठने लगे थे। ताज के गायब होने का मतलब था कि न केवल उनकी इज्जत दांव पर थी, बल्कि राज्य की शक्ति भी खतरे में थी। ये बात अकबर को बेहद परेशान कर रही थी। अकबर को समझ में आ गया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। अब वो एक योजना बनाना चाहते थे जो न केवल ताज को वापस लाने में मदद करे, बल्कि चोर को भी पकड़ सके। लेकिन इस सब के लिए अकबर को किसी की सलाह की जरूरत थी। अकबर ने अपने दरबार में बीरबल को बुलाया, क्योंकि वो जानते थे कि बीरबल अपनी चतुराई और समझदारी से किसी भी जटिल समस्या को हल कर सकते थे। बीरबल महल में आते ही अकबर के पास गए और उनका हालचाल पूछा। अकबर ने बीरबल को ताज की चोरी की घटना बताई और पूछा कि इस मुद्दे का समाधान क्या हो सकता है। बीरबल ने पहले तो अकबर से घटना की पूरी जानकारी ली और फिर सोचने लगे कि इस मामले का हल कैसे निकाला जाए। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मैं इस मुद्दे पर तुरंत काम शुरू करता हूं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए। कृपया मुझे जांच करने की पूरी छूट दें। अकबर ने बीरबल को अपनी पूरी छूट दे दी और कहा, बीरबल, तुम जिस तरह से भी चाहो इस मामले को हल करो। तुम्हारी चतुराई पर मुझे पूरा भरोसा है। बीरबल ने सबसे पहले सभी कर्मचारियों और दरबारियों से व्यक्तिगत रूप से पूछताछ शुरू की। उन्होंने हर किसी से ये सवाल पूछा कि वो उस दिन कहाँ थे और ताज के बारे में उन्होंने क्या सुना था, लेकिन कोई भी उपयोगी जानकारी नहीं मिली। फिर बीरबल ने एक और तरीका अपनाया। वो महल के हर कोने में गए और ध्यान से निरीक्षण करने लगे। उनकी नजरें हर जगह थी, दीवारों पर, फर्श पर, छत पर, यहां तक कि उन जगहों पर भी जहां लोग कम ही जाते थे। बीरबल को यह पता था कि ताज चुराने वाला व्यक्ति महल के भीतर ही होगा और कोई न कोई संकेत जरूर होगा जो उसे चोर तक पहुंचने में मदद करेगा। बीरबल ने महल के एक कमरे में एक छोटी सी दराज खोली और उसमें एक चिट्ठी पाई। ये चिट्ठी किसी ने महल में काम करने वाले एक छोटे कर्मचारी के नाम लिखी थी, जो अक्सर बीरबल के साथ होता था। चिट्ठी में लिखा था, मैंने ताज चुराया है और अब मैं तुम्हारी मदद से इसे महल के बाहर ले जाऊंगा। बीरबल ने यह चिट्ठी अकबर को दिखाई और बताया कि यह चुराया हुआ ताज वहीं मिलेगा जहां से यह चिट्ठी आई है। अकबर को यह समझ में आ गया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं है, बल्कि यह चोर किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। अब बीरबल ने अपने अगले कदम की योजना बनाई। उन्होंने महल के उस कर्मचारी को बुलाया
और उससे एक चालाकी से सवाल पूछे। कर्मचारी को पहले तो डर था कि उसकी चोरी उजागर हो गई है, लेकिन बीरबल ने उसे समझाया कि वो इस मामले को हल करने में उसकी मदद करेगा, बशर्ते वो सच बोलने की कसम खाए। कर्मचारी ने बीरबल को सब कुछ बता दिया। उसने बताया कि वह एक व्यापारी का जासूस था और उसने अकबर के ताज को चुराया था, क्योंकि व्यापारी को अकबर से बदला लेना था। व्यापारी ने ये सब पैसे के बदले किया था। अब बीरबल को पूरी तस्वीर समझ में आ गई। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जिसमें एक बाहरी व्यक्ति शामिल था। बीरबल ने अकबर को बताया कि यह मामला एक साधारण चोरी का नहीं है, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने कर्मचारी से यह भी पूछा कि ताज इस समय कहाँ है। कर्मचारी ने डरते डरते बताया कि ताज महल के पीछे बने पुराने कुएं के पास एक गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। व्यापारी ने उसे आदेश दिया था कि जैसे ही मौका मिले ताज को महल से बाहर निकाल दिया जाए। अब बीरबल ने अपनी योजना को और भी विस्तार दिया। उन्होंने अकबर को पूरी स्थिति समझाई और कहा, महाराज, हमें इस व्यापारी को पकड़ने के लिए चालाकी से काम लेना होगा। अगर हमने जल्दबाजी की तो हो सकता है कि चोर बच निकले। हमें उसे रंगे हाथ पकड़ना होगा ताकि वो कोई और चाल न चल सके। बीरबल ने कर्मचारी को भरोसे में लिया और उसे उसी व्यापारी से संपर्क करने को कहा जिसने ताज चुराने की साजिश रची थी। बीरबल ने कर्मचारी को यह निर्देश दिया कि वो व्यापारी को बताए कि ताज को महल से बाहर ले जाने का रास्ता साफ है और वो उसे लेने के लिए महल के पास आए। इस बीच बीरबल ने उस जगह पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया जहां व्यापारी और उसका गिरोह ताज लेने आने वाले थे। कर्मचारी ने व्यापारी को एक संदेश भेजा जिसमें लिखा था कि ताज को महल के बाहर ले जाने का सही मौका आ गया है। व्यापारी ने अपने 2 विश्वस्त आदमियों के साथ रात के समय महल के पीछे कुएं के पास पहुंचने की योजना बनाई। बीरबल और उनके सैनिक पहले से ही वहां छिपे हुए थे। उन्होंने उस जगह का ऐसा इंतजाम किया कि कोई भी व्यापारी और उसके साथी आसानी से वहां से भाग न सके। रात के समय व्यापारी और उसके साथी जब ताज लेने पहुंचे तो बीरबल ने सैनिकों के साथ उन्हें पकड़ लिया। व्यापारी ने भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उसे घेर लिया। ताज सही सलामत बीरबल के हाथ लग गया। अब बारी थी इस पूरी साजिश के पीछे की असली वजह जानने की। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुमने अकबर का ताज चुराने की हिम्मत कैसे की? यह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि सम्राट के खिलाफ बगावत है। व्यापारी ने गुस्से और झुंझलाहट में पूरी कहानी बताई। उसने कहा कि कुछ वर्षों पहले अकबर ने उसके व्यापार के लिए कुछ कर बढ़ा दिए थे, जिससे उसे बहुत नुकसान हुआ था। वो बदला लेना चाहता था और उसे लगा कि अकबर के ताज को चुराकर वो उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा सकता है। ताज की बरामदगी के बाद अकबर ने व्यापारी और उसके साथियों को कड़ी सजा सुनाई। व्यापारी की सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे राज्यद्रोह का दोषी मानते हुए कारागार में डाल दिया गया। लेकिन बीरबल को इस मामले में अभी भी कुछ अधूरा महसूस हो रहा था। उन्होंने गहराई से सोचा कि व्यापारी ने जिस कर्मचारी की मदद ली थी, क्या वो सिर्फ एक मोहरा था या वो भी इस षड्यंत्र में गहराई तक शामिल था? हालांकि कर्मचारी ने व्यापारी की योजना का खुलासा किया था, लेकिन बीरबल को उसकी नीयत पर अभी भी संदेह था। कर्मचारी, जिसे उसने अपना अपराध स्वीकार कर अकबर और बीरबल से थोड़ी नरमी पाली थी, मन ही मन इस बात से क्रोधित था कि उसके नियोक्ता व्यापारी को पकड़ा गया और उसकी सारी योजनाएं नाकाम हो गई। वो अपनी नौकरी पर बने रहने में सफल रहा, लेकिन वो फिर से ताज चोरी करने और अकबर को नीचा दिखाने की योजना बनाने लगा। कुछ दिनों के बाद कर्मचारी ने महल के दूसरे नौकरों से मेलजोल बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे उनके बीच एक समूह बनाने लगा। उसने उन नौकरों को ये कहकर गुमराह किया कि अकबर की नीतियों के कारण महल के कर्मचारियों को पर्याप्त सम्मान और धन नहीं मिलता। उसने उन्हें समझाया कि अगर वे सभी मिलकर काम करें तो वे अकबर से बदला ले सकते हैं।
इस बार कर्मचारी ने अपनी योजना को और भी चालाकी से बनाया। उसने ताज को चुराने के बजाय अकबर को धोखा देने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए महल के खजाने पर निशाना साधा। उसने नौकरों के एक समूह को ये यकीन दिलाया कि अगर वे खजाने का एक हिस्सा चुरा लें और उसे राज्य के बाहर बेच दें, तो वे सभी अमीर हो सकते हैं। कर्मचारी की ये साजिश धीरे धीरे महल के भीतर फैलने लगी। बीरबल, जो हमेशा सतर्क रहते थे, को यह महसूस हुआ कि महल के कुछ कर्मचारी अजीब व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि कुछ लोग अपनी नियमित ड्यूटी के दौरान चोरी छिपे मिलते हैं और अक्सर समय से पहले काम खत्म करके कहीं गायब हो जाते हैं। बीरबल ने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने एक गुप्तचर को महल के कर्मचारियों के बीच भेजा, जो उनके व्यवहार और बातचीत पर नजर रखे। जल्द ही ये बात सामने आई कि कर्मचारी फिर से किसी बड़े षड्यंत्र की तैयारी कर रहा था। बीरबल ने इस बार कर्मचारी को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने अपने गुप्तचरों को उस समूह में शामिल होने के लिए कहा और उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने को कहा। इस बीच उन्होंने अकबर को इसकी जानकारी दी और उनसे कहा कि वे कुछ दिन के लिए इस मामले में हस्तक्षेप न करें। कुछ दिनों बाद कर्मचारी और उसका समूह खजाने के एक हिस्से को चोरी करने की तैयारी कर रहा था। उन्होंने खजाने के कक्ष की चाबियों की एक नकल बना ली थी और रात के समय खजाने तक पहुंचने की योजना बनाई थी। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि बीरबल पहले से ही हर कदम पर उनकी योजना को विफल करने के लिए तैयार थे। रात को जब कर्मचारी और उसके साथी खजाने के कक्ष में घुसे, तो उन्होंने देखा कि वहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। जैसे ही उन्होंने तिजोरी खोलने की कोशिश की, बीरबल और उनके सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। इस बार न केवल कर्मचारी बल्कि उसके सभी साथी भी पकड़े गए। सुबह दरबार में इस मामले की सुनवाई हुई। अकबर इस बात से बेहद नाराज थे कि कर्मचारी ने एक बार फिर राज्य और महल के साथ विश्वासघात किया। उन्होंने कहा, इस व्यक्ति को हमने पहली बार माफ कर दिया था, लेकिन उसने हमारी दयालुता का गलत फायदा उठाया। अब इसे इसकी सजा मिलेगी। अकबर ने कर्मचारी और उसके साथियों को देशद्रोह का दोषी मानते हुए कठोर दंड दिया। कर्मचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसके साथियों को भी दंडित किया गया। बीरबल ने इस घटना से अकबर और महल के सभी कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने कहा, किसी पर भरोसा करना जरूरी है, लेकिन अति भरोसे से बचना चाहिए। हर व्यक्ति की नीयत पर नजर रखना भी उतना ही आवश्यक है। इस घटना के बाद अकबर ने महल की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया। उन्होंने खजाने और ताज की सुरक्षा के लिए नई प्रणाली लागू की और हर कर्मचारी की पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित की। इस तरह बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव ने एक बार फिर राज्य को एक बड़ी समस्या से बचा लिया। कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन ये हमें ये सिखाती है कि बुद्धिमानी और सतर्कता से हर मुश्किल का समाधान निकाला जा सकता है। कर्मचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन वो अपनी हार स्वीकार करने को तैयार नहीं था। जेल में रहते हुए उसने अपने साथ बंद कैदियों से दोस्ती कर ली और धीरे धीरे उन्हें अपनी नई योजना में शामिल कर लिया। उसने बताया कि अगर वे उसे जेल से बाहर निकलने में मदद करें, तो वो उन्हें अकबर के खजाने का हिस्सा दिला सकता है। कर्मचारी ने जेल की सुरक्षा का बारीकी से अध्ययन किया और देखा कि रात के समय पहरेदार अक्सर लापरवाह हो जाते हैं। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सुरंग बनाने की योजना बनाई। कई महीनों की मेहनत के बाद उन्होंने जेल की दीवार के नीचे एक गुप्त सुरंग खोद ली, जो जेल के बाहर एक सुनसान इलाके में निकलती थी। एक रात जब पहरेदार सो रहे थे, कर्मचारी और उसके साथी सुरंग के जरिए जेल से भाग निकले। भागने के बाद वे एक जंगल में छिप गए, जहां उन्होंने कुछ दिनों तक अपने अगले कदम की योजना बनाई। इस बार कर्मचारी ने सीधे अकबर के खजाने को निशाना बनाने के बजाय एक लंबी रणनीति बनाई। कर्मचारी जानता था कि महल की सुरक्षा
पहले से मजबूत हो चुकी थी। इसलिए उसने अपने नए रूप और पहचान के साथ महल में वापस जाने की योजना बनाई। उसने अपने बाल और दाढ़ी काट ली और खुद को एक राजस्थानी व्यापारी के रूप में पेश किया। महल के एक उत्सव के दौरान उसने अकबर के दरबार में प्रवेश किया और खुद को एक ईमानदार व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया। कर्मचारी ने धीरे धीरे महल के कुछ कर्मचारियों और दरबारियों का भरोसा जीत लिया। उसने उपहार और चतुराई भरी बातें करके महल के भीतर अपनी पहुंच बना ली। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि यह वही कर्मचारी था जो पहले ताज और खजाने की चोरी के प्रयास में पकड़ा गया था। कर्मचारी ने अपने पुराने साथियों को महल के बाहर छुपने के लिए कहा और समय समय पर उनसे मिलने जाता रहा। इस बार उसकी योजना थी अकबर के खजाने तक पहुंचने के लिए एक गुप्त रास्ता बनाने का। उसने महल के गुप्त सुरंगों और दरबार की पुरानी संरचना की जानकारी जुटानी शुरू कर दी। कुछ महीनों के बाद उसने महल के एक पुराने तहखाने तक पहुंचने का तरीका खोज लिया, जो सीधे खजाने के कक्ष के पास जाता था। उसने अपने साथियों को संदेश भेजा कि वे सही समय का इंतजार करें। महल में किसी को भी कर्मचारी की असली पहचान का अंदाजा नहीं था, लेकिन बीरबल को एक बात खटक रही थी। उन्होंने देखा कि नया व्यापारी कर्मचारी कुछ अधिक ही दिलचस्पी महल के इतिहास और संरचना में दिखा रहा था। उन्होंने उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया। कर्मचारी ने गुप्तचरों को चकमा देने के लिए कई अलग अलग चालें चली। उसने कभी खुद को जरूरतमंद दिखाया, तो कभी बीरबल और अन्य दरबारियों को अपने उपहारों से प्रभावित किया। यहां तक कि उसने बीरबल को भी धोखे में डाल दिया कि वो एक सामान्य व्यापारी है। कर्मचारी और उसके साथियों ने खजाने के तहखाने तक एक गुप्त सुरंग बना ली। एक रात जब महल में एक बड़ा उत्सव हो रहा था और सभी लोग व्यस्त थे, उन्होंने खजाने के कक्ष से सोना और रत्न चुराने में सफलता पाई। इस बार उन्होंने इतना सफाई से काम किया कि किसी को इस चोरी का तुरंत पता ही नहीं चला। चोरी का पता तब चला जब सुबह खजाने की जांच की गई। अकबर इस घटना से बेहद क्रोधित हुए। उन्होंने बीरबल को इस मामले की जांच करने को कहा, लेकिन बीरबल के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। कई साल बीत गए। अकबर का राज्य पहले से अधिक समृद्ध और शक्तिशाली हो चुका था, लेकिन महल में खजाने की उस बड़ी चोरी की घटना अब भी बीरबल के लिए एक असफलता का प्रतीक बनी हुई थी। उधर कर्मचारी और उसके साथी अपने चोरी के धन से एक आलीशान जीवन जी रहे थे। हालांकि कर्मचारी का मन अब भी शांत नहीं था। उसने खजाने की चोरी से मिले धन का अधिकांश हिस्सा खर्च कर दिया था। साथ ही उसे अपनी चालाकी और योजनाओं पर इतना विश्वास हो चुका था कि उसने फिर से अकबर के खजाने पर हाथ साफ करने का इरादा कर लिया। लेकिन इस बार उसका लक्ष्य केवल खजाना चुराना नहीं था, बल्कि अकबर और बीरबल की प्रतिष्ठा को पूरी तरह ध्वस्त करना भी था। इस बार कर्मचारी ने खुद को एक अमीर व्यापारी के रूप में पेश किया। उसने आसपास के राज्यों में जाकर अकबर के शत्रुओं से संपर्क किया और उन्हें महल के खजाने को लूटने में मदद करने का प्रस्ताव दिया। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो महल की सुरक्षा प्रणाली को पहले ही अच्छी तरह समझ चुका है और उनकी मदद से अकबर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। कर्मचारी ने एक बार फिर से अपनी पहचान बदलकर अकबर के दरबार में प्रवेश किया। उसने बड़े उपहार और व्यापार के प्रस्तावों के साथ दरबार में अपनी जगह बना ली। इस बार वो न केवल खजाने पर बल्कि अकबर की सेना की गोपनीय रणनीतियों पर भी नजर रखने लगा। महल में इस नए व्यापारी की उपस्थिति ने बीरबल का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने देखा कि ये व्यापारी अन्य व्यापारियों से अलग है। वो अक्सर अकबर की योजनाओं और सेना की गतिविधियों में अत्यधिक दिलचस्पी दिखाता था। बीरबल ने गुप्तचरों को नियुक्त कर व्यापारी कर्मचारी की गतिविधियों पर नजर रखने का आदेश दिया। लेकिन इस बार कर्मचारी ने अपनी योजनाओं को इतनी सफाई से अंजाम दिया कि बीरबल के गुप्तचर भी उसकी चालों को समझ नहीं पाए।
कर्मचारी ने महल के कुछ असंतुष्ट कर्मचारियों को अपनी योजना में शामिल कर लिया। उसने उन्हें लालच दिया कि खजाने के एक बड़े हिस्से पर उनका भी अधिकार होगा। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर खजाने तक पहुंचने का एक नया रास्ता बनाया। एक रात जब महल में एक उत्सव हो रहा था और अकबर व बीरबल व्यस्त थे, कर्मचारी और उसके साथी खजाने के कक्ष में घुस गए। उन्होंने इतनी सफाई से तिजोरी तोड़ी कि किसी को भनक तक नहीं लगी। इस बार कर्मचारी ने खजाने का अधिकांश हिस्सा अकबर के शत्रुओं को सौंप दिया, जिससे वे अकबर के खिलाफ एक बड़ी सेना खड़ी कर सके। उसने अपने हिस्से का सोना और रत्न लेकर राज्य छोड़ दिया और एक नई जगह जाकर बस गया। चोरी की घटना के कुछ दिनों बाद जब खजाने की जांच हुई तो पता चला कि खजाना फिर से लूट लिया गया है। अकबर और बीरबल ये समझ गए थे कि ये कोई साधारण घटना नहीं थी। बीरबल ने हर संभव प्रयास किया, लेकिन इस बार भी वो कर्मचारी का कोई सुराग नहीं ढूंढ पाए। कर्मचारी की अमर सफलता। कर्मचारी ने साबित कर दिया कि उसकी योजनाओं और चालाकी के सामने अकबर और बीरबल भी असहाय हो सकते हैं। उसने अपने चुराए गए धन से एक अलग राज्य में अपनी शक्ति स्थापित की और वहां का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। कर्मचारी ने अपने चुराए हुए धन से एक दूरस्थ राज्य में अपनी ताकत और प्रतिष्ठा बना ली थी। उसने खुद को वहां का सबसे बड़ा व्यापारी और दानवीर साबित किया। वो अमीरों का मित्र और गरीबों का सहारा बन चुका था। परंतु उसके मन में खजाने की चोरी और छलकपट का गुरूर बना रहा। उसे विश्वास था कि उसकी योजनाओं और चालाकी को कोई भी नहीं मात दे सकता। इस नए राज्य में भी कर्मचारी ने अपनी चालाकियों से व्यापार में एकाधिकार स्थापित कर लिया। उसने धीरे धीरे वहां के शासक के साथ गहरी मित्रता बना ली। शासक को विश्वास था कि ये व्यापारी न केवल राज्य को समृद्ध करेगा, बल्कि उसका सबसे बड़ा भरोसेमंद सहयोगी भी बनेगा। हालांकि कर्मचारी की आदतें नहीं बदली थी। उसने शासक के खजाने पर अपनी नजर गड़ा ली। इस बार उसका इरादा राज्य के खजाने को चुराने के साथ साथ शासक को भी पूरी तरह से बदनाम करने का था, ताकि वो खुद राज्य की शक्ति को नियंत्रित कर सके। कर्मचारी ने धीरे धीरे खजाने तक पहुंचने की योजना बनाई। उसने शासक के दरबार के कुछ असंतुष्ट कर्मचारियों और गार्डों को लालच देकर अपनी योजना में शामिल कर लिया। उसने ये अफवाह भी फैला दी कि शासक ने खजाने का बड़ा हिस्सा छुपाकर रखा है, ताकि जनता को उसका लाभ न मिले। एक विशेष उत्सव के दौरान जब महल में सभी लोग व्यस्त थे, कर्मचारी और उसके साथी खजाने के कक्ष में घुस गए। उन्होंने खजाने का अधिकांश हिस्सा चुरा लिया और इसे गुप्त स्थान पर ले गए। कर्मचारी को लगा कि उसकी योजना एक बार फिर से सफल हो गई है, लेकिन इस बार भाग्य ने अपना खेल दिखाना शुरू किया। कर्मचारी के लालच ने उसके साथियों को भी उसे धोखा देने के लिए प्रेरित कर दिया। जब कर्मचारी अपने हिस्से का खजाना सुरक्षित स्थान पर छुपा रहा था, उसके साथी चुपके से उसे धोखा देकर खजाने का अधिकांश हिस्सा लेकर भाग गए। चोरी की घटना के तुरंत बाद शासक को इस बात का आभास हो गया कि ये कर्मचारी का काम है। उसने अपने गुप्तचरों को सक्रिय किया और चोरी के सुराग खोजने शुरू किए। इस बार कर्मचारी की चालाकी काम नहीं आई। उसके साथी पकड़े गए और उन्होंने सारा सच उगल दिया। कर्मचारी का भाग्य अब पूरी तरह से उसके विरुद्ध हो चुका था। अपने ही साथियों के विश्वासघात और शासक की चतुराई के कारण उसका अंत नजदीक आ रहा था। चोरी के बाद जब उसके साथी पकड़े गए और उन्होंने शासक के सामने सारा सच उगल दिया, तो शासक ने तुरंत अपने गुप्तचरों को सक्रिय किया। कर्मचारी को अब यह एहसास हो चुका था कि उसने जिस चालाकी और धूर्तता के बल पर अपना साम्राज्य खड़ा किया था, वही अब उसे निगलने वाली थी। भागने का प्रयास कर्मचारी को जब अपने साथियों के पकड़े जाने की खबर मिली, तो उसने तुरंत भागने की योजना बनाई। उसने अपना सारा धन और कुछ बचा हुआ खजाना इकट्ठा किया और राज्य छोड़ने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन शासक ने सभी मुख्य मार्गों पर अपनी सेना तैनात कर दी थी। राज्य के बाहर जाने वाले हर व्यक्ति की कड़ी जांच की जा रही थी। कर्मचारी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए एक बार फिर से रूप बदल लिया। उसने खुद को एक साधारण साधु के वेश में ढाल लिया। अपने झोले में कुछ आभूषण और धन छुपाकर वो जंगल के रास्ते राज्य की सीमा पार करने की कोशिश करने लगा। लेकिन शासक के गुप्तचरों ने उसे पहचान लिया और उसे पकड़ लिया गया। कर्मचारी को शासक के दरबार में लाया गया। वहां जनता के सामने उसके सारे अपराधों का खुलासा किया गया। शासक ने उसे कठोरतम दंड देने का निर्णय लिया। लेकिन शासक ने यह भी सुनिश्चित किया कि कर्मचारी के अपराध से जनता को एक सबक मिले। उसने दरबार में एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की, जहां कर्मचारी को अपने कृत्यों का कारण बताने का अवसर दिया गया। शासक ने उससे पूछा, तुमने हमारे राज्य को समृद्ध बनाने का वादा किया था। तुमने जनता का विश्वास जीता और फिर उस पर खंजर चला दिया। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, मेरी आंखों पर लालच और अहंकार की पट्टी बंधी थी। मुझे लगा कि मेरी चालाकी और बुद्धि के सामने कोई टिक नहीं सकता। लेकिन आज मैं समझ चुका हूं कि कर्म का फल हर व्यक्ति को मिलता है। मेरी करनी ने मुझे आज यहां खड़ा कर दिया है। शासक ने निर्णय लिया कि कर्मचारी को जनता के सामने एक ऐसा दंड दिया जाएगा जिससे सभी को यह शिक्षा मिले कि लालच और विश्वासघात का अंत हमेशा बुरा होता है। कर्मचारी को आजीवन कारावास का दंड दिया गया और उसे महल के बाहर उसी स्थान पर जनता के सामने ले जाया गया जहां उसने अपना साम्राज्य खड़ा किया था। यह व्यक्ति जिसने छल और कपट से हमारा विश्वास तोड़ा, अब जीवन भर जेल में रहेगा। इसकी संपत्ति को जब्त कर राज्य के विकास में लगाया जाएगा। इसका अंत इस बात का सबूत है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। जेल में रहते हुए कर्मचारी को बार बार अपने कर्मों पर पछतावा हुआ। उसने हर रात अपने पुराने अपराधों और उन लोगों को धोखा देने की यादों में बिताई जिन्होंने उस पर भरोसा किया था। उसने जेल में अन्य कैदियों को अपने जीवन की कहानी सुनाई और उन्हें यह सिखाने की कोशिश की कि लालच और अहंकार का परिणाम केवल विनाश होता है। कुछ वर्षों बाद कर्मचारी की हालत कमजोर हो गई। उसका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। जेल में उसके साथी कैदी उसे कर्म की सजा कहकर बुलाते थे। वो अब एक उदाहरण बन चुका था कि कैसे लालच और चालाकी का अंत बुरा होता है। जेल के अंदर कर्मचारी ने अपने प्रायश्चित के तौर पर जेल के कैदियों की मदद करना शुरू कर दिया। उसने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया और जीवन के महत्व को समझाया। जेल के कैदियों ने धीरे धीरे उसके पास आकर अपनी समस्याएं साझा करनी शुरू कर दी। कर्मचारी ने अपनी गलतियों से सीखा और कैदियों को यह प्रेरणा दी कि जीवन को ईमानदारी और सच्चाई के साथ जीना चाहिए। शासक को जब यह बात पता चली कि कर्मचारी जेल के अंदर सुधार का काम कर रहा है, तो उसने एक बार फिर उसके जीवन पर विचार किया। शासक ने निर्णय लिया कि कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से एक बार और मौका दिया जाए, ताकि वो अपनी गलतियों के लिए खुलकर माफी मांगे और समाज में सुधार के लिए काम करे। एक दिन शासक ने कर्मचारी को दरबार में बुलाया। शासक ने कहा, तुमने जो किया वो अक्षम्य है, लेकिन तुम्हारा वर्तमान व्यवहार दिखाता है कि तुमने अपनी गलतियों से सीखा है। मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देना चाहता हूं। यदि तुम जनता के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए उनकी सेवा करने का व्रत लो, तो तुम्हें जेल से रिहा किया जा सकता है। कर्मचारी ने इस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार किया। उसे दरबार में जनता के सामने लाया गया, जहां उसने अपनी सारी गलतियों को स्वीकार किया और उनसे माफी मांगी। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में केवल छल, कपट और लालच किया, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं कि जीवन का सच्चा आनंद दूसरों की सेवा और सच्चाई में है। मैं आप सभी से माफी मांगता हूं और ये वचन देता हूं कि अपना शेष जीवन समाज की सेवा में बिताऊंगा। रिहा होने के बाद कर्मचारी ने समाज की सेवा का कार्य शुरू किया। उसने अपने बचे हुए धन का उपयोग गरीबों के लिए, स्कूल
और अस्पताल बनाने में किया। वो हर दिन लोगों को अपनी कहानी सुनाता और उन्हें ये सिखाने का प्रयास करता कि जीवन में लालच और धोखाधड़ी से कुछ नहीं मिलता। उसकी कहानी धीरे धीरे राज्य के हर कोने में फैल गई। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। जिन बच्चों ने उसकी कहानी सुनी, उन्होंने अपने जीवन में ईमानदारी और परिश्रम को अपनाने का संकल्प लिया। अपने अंतिम दिनों में कर्मचारी ने एक छोटे गांव में अपना आश्रम बनाया, जहां वो समाज के गरीब और बेसहारा लोगों की सेवा करता रहा। उसकी मृत्यु के बाद गांव के लोगों ने उसकी स्मृति में एक स्मारक बनाया। शासक ने उसके नाम पर एक कानून पारित किया, जिसमें राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी और सच्चाई का पालन करने की शपथ दिलाई जाती थी। कर्मचारी की कहानी अब राज्य की एक महत्वपूर्ण शिक्षा बन गई। बच्चे इसे अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते और जीवन के मूल्य सीखते। उसका जीवन ये प्रमाण बन गया कि बुराई से भले ही अस्थायी सफलता मिल सकती है, लेकिन अंत में सच्चाई और अच्छे कर्म ही मानव जीवन का आधार है। इस प्रकार कर्मचारी की कहानी का अंत एक प्रेरक और शिक्षाप्रद गाथा के रूप में हुआ। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने अंतिम समय में ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो सदियों तक लोगों को सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सिखाता रहेगा। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।